हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की जो विस्तास बुक है उसका लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें दो राइटर्स के नाम दिए गए हैं, एक है ज़िदकला शाह और एक है बामा। यानी कि ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि ज़िदकला शाह ने लिखा है, और सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि बामा नाम की राइटर ने लिखा है। ये इन दोनों की ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं, यानी कि इनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जो इनकी बचपन की यादें हैं उसके बारे में इस चैप्टर में इन्होंने बताया है। तो चलिए इस चैप्टर में बढ़ते हैं। क्या है, बिफोर यू रीड में दिया गया है दैट दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। अब इस यूनिट में ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स को बताया गया, यानी कि किसी के रियल लाइफ एपिसोड्स को बताया गया है, और वो दो वुमेन हैं जिनके रियल लाइफ के एपिसोड्स को बताया गया है, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उन कम्युनिटीज़ से हैं, वो अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं और उनके बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में बताएंगी, और मेन स्ट्रीम कल्चर से वो किस तरह से जुड़ी रहती हैं उसके बारे में भी बताएंगी। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. अब इसमें पहला जो पार्ट है वो एक अमेरिकन इंडियन वुमेन के बारे में है, जो कि लेट 19 सेंचुरीज़ में मतलब 19 सेंचुरी के लास्ट में इनका बर्थ हुआ था, और सेकंड जो है वो भी इनके कंटेम्प्रेरी हैं, इन्हीं के टाइम की हैं, लेकिन वो एक तमिल दलित राइटर हैं। तो ये फर्स्ट के बारे में है एंड दिस इज़ फॉर द सेकंड वन। तो फर्स्ट है गर्ट्रूड सिमंस बॉर्न, जिनका पेन नेम है ज़िदकला शाह। शी वॉज बॉर्न इन 1876, यानी कि लेट 19 सेंचुरीज़ में इनका बर्थ हुआ था 1876 में। वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रिम्ड इन अ टाइम व्हेन सेवियर प्रेजुडाइज प्रिवेल्ड टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, इनमें टैलेंट खूब भरा हुआ था, और ये एजुकेटेड भी थी, और ये नेटिव अमेरिकन थी, यानी कि अमेरिका में रहती थी ये। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और काफ़ी चीज़ों पर ट्रिम्फ भी किया, उन पर जीत भी पाई, और ऐसे टाइम पर जीत पाई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडाइज थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे, लोगों के लिए पहले से अनुमान लगाया जाता था, और ऐसे टाइम पर जहाँ पर नेटिव अमेरिकन कल्चर और वुमेन पर लोग अत्याचार करते थे, उस टाइम पर इन्होंने ट्रिम्फ किया। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम ज़िदकला शाह एंड इन 1900 बिगिन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लिजल इंडियन स्कूल। अब इनका पेन नेम था ज़िदकला शाह। 1900 में इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए, और जब इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए तो स्टार्टिंग की इन्होंने कार्लिजल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज़ करते हुए, एंड हर वर्क क्रिटिसाइज डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड है डॉगमा, यानी कि जो बाहरी दिखावा। अब जो बाहरी दिखावा करते हैं ये उनको क्रिटिसाइज़ करती थी, और उसके अलावा इनकी जो नेटिव अमेरिकन वुमेन की जो लाइफ है उसके बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें क्रिटिसिज्म मिलता था, और ये पूरी डेडिकेटेड थी अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो अत्याचार होते थे उनके विरोध में खड़े रहते हैं, उनके लिए ये डेडिकेशन इनका पूरा था। सेकेंड पार्ट है बामा इज़ द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। अब बामा नाम की राइटर हैं, जिनका जो पार्ट है हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये बामा इनका पेन नेम था, ये एक तमिल दलित राइटर थी और रोमन कैथोलिक फैमिली से, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स एंड ऑटोबायोग्राफी कारुकू 1992। अब इन्होंने 3 मेन वर्क्स जो हैं वो पब्लिश किए, जिनमें से एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी रियल लाइफ स्टोरी है कारुकू, जो कि 1992 में आई। एक नॉवल है संगति 1994 का है ये, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है किसम बुकरन 1996 का है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुकू। अब जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनके रियल लाइफ के जो ऑटोबायोग्राफी है उससे पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारुकू। और कारुकू मीन्स पाल्मायरा लीव्स। कारुकू का मीन है पाल्मायरा पेड़ की पत्तियाँ, विच विद देयर
Serrated edges on both sides are like double-edged swords. अब पाल्मायरा लीव्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इसके जो सैरेटेड एजेस हैं, यानी कि जो तीखे से एजेस हैं दोनों साइड में, ये ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ की तलवारें हों. By a fallacious pun, the Tamil word karuku containing the word karu, embryo or seed also means freshness, newness. अब ये एक वर्ड है कारू, जो को कारुकू में से तमिल वर्ड में से एक पार्ट लिया है कारू. इसका मतलब होता है एम्बायरो या सीड, और इसका एक और मीनिंग भी होता है फ्रेशनेस या न्यूनेस. तो जिसमें दो मीनिंग निकले वो पन होता है, और एक फेलिशियस पन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक मनोहर सा पन है, यानी कि जो प्रॉपरली यहाँ पर सूट करता है. तो ये तो हो गए हमारे राइटर्स के इंट्रोडक्शन. इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो देखने वाले हैं, उनके बारे में देख लेते हैं. एक वर्ड है मार्जिनलाइज्ड. Marginalized means to treat a person, group, etc. in a way that makes them feel that they are not important and have no power. मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्हें ऐसा फील होता है, या कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें कोई भी पावर नहीं दी गई है, वो बिल्कुल ही महत्वहीन है, उन्हें कोई भी महत्व नहीं दिया जाता. फिर है प्रेजुडाइज, अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी या समथिंग. ऐसी फीलिंग जिसमें आपको लगता हो कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता, कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन हिज और हर और इट्स रेस, रिलीजन और सेक्स. और स्पेशली तब जब ऐसा फील कराया जाए आपको कि आपकी जाति, आपके लिंग और आपके रिलीजन के बेस पर आपको जज किया जा रहा है, यानी कि पूर्वानुमान लगाना किसी चीज़ का प्रेजुडाइज के बेस पर. और फिर एक वर्ड है फेलिशियस. फेलिशियस मीन्स वेल चूजन और सूटेड टू द सर्कमस्टांस, यानी कि यहाँ पर जो भी सर्कमस्टांस हैं, जो भी चीज़ आएंगी, उनके अकॉर्डिंग ये वर्ड वेल सूटेड है. अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. ये जितकला सा इसकी राइटर हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन. अब यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि मेरा जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स में, पर्टिकुलरली अमेरिका की बात की इन्होंने, कि अमेरिका में इन पर ये नेटिव अमेरिकन थी, तो अमेरिका में जब ये थी वहाँ की बात की गई है कि इनका फर्स्ट डे था. वॉज अ बिटर कोल्ड वन, यानी कि ये कहाँ, वहाँ पर जो गई थी वहाँ पर ये काफ़ी ठंड भरा था और अनप्लीजेंट भी था. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और क्योंकि वहाँ पर ठंड भी थी और जो बर्फ़ थी वो पूरे ग्राउंड को ढके हुए थी. एंड द ट्रीज़ वर बेयर, और जो ट्रीज़ थे उन पर बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं थी, वो ट्रीज़ बिल्कुल खाली थे. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट. अब एक बड़ी सी घंटी बजती है ब्रेकफास्ट के लिए. इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड एंड इनटू अ सेंसिटिव ईयर्स. अब यहाँ पर बताते हैं कि इसकी जो बड़ी सी घंटी है मेटेलिक वॉइस है, यानी कि जो मेटल से बजने की वॉइस है वो हमारे कानों तक क्रैश करती है, बहुत ज़ोर से साउंड करती है. थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड इनटू अ सेंसिटिव ईयर्स. और ये किसके थ्रू? एक बेल्फ्रे के थ्रू. बेल्फ्रे यानी कि बेल्फ्रे जो चर्च के अंदर बड़ी सी घंटी लग रखी होती है, जिसे घंटाघर भी कहते हैं, और मतलब जिसकी बेल जो है सुनने पर पूरी सिटी में अप्रॉक्स आवाज़ जाती है. उस तरह की आवाज़ जो है इनके सेंसिटिव ईयर्स पर पड़ती है, बहुत ज़ोर से क्रैश करते हुए. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस. और ये जो अनोइंग आवाज़ थी, क्लैटर ऑफ शूज़, क्लैटर मीन्स एक लाउड सी अनप्लीजेंट वॉइस, जो कि मतलब कानों को सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी. तो एक लाउड सी वॉइस थी शूज़ की, वो भी उन बेयर फ्लोर्स पर, यानी कि एक ऐसे फ्लोर जिन पर कोई मैट वगैरह नहीं बिछ रखी थी. तो ये हमें बिल्कुल भी पीस, बिल्कुल भी शांति नहीं दे रही थी. एंड द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेज विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेज मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेडलाम विद विच आई वॉज सिक्योरली टाइड. अब लगातार क्लैश होने की बहुत ही हार्श नॉइसेज आ रही थी वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा बोलने की आवाज़ें आ रही थी. अंडर करंट हो रहा था, यानी कि सारी आवाज़ें मिक्स हो रही थी, और ये एक अननोन टंग थी उनके लिए, यानी कि ये लैंग्वेज जो लोग बोल रहे थे ये इन्हें समझ नहीं आ रही थी. एंड इट मेड अ बेडलाम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड. और इससे पूरी तरह ये एक ऐसा लग रहा था कि एक बेडलाम हो, एक पागल खाना हो, जिसमें वो पूरी तरह से अब बन चुकी हैं.
एंड दो माई स्पिरिट टॉर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, ऑल वॉज यूजलेस। हालांकि मेरी जो स्पिरिट थी, मेरी जो आत्मा थी, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, टॉर हो चुकी थी, यानी कि ब्रोक हो चुकी थी, वो अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि इसकी फ्रीडम अब ख़त्म हो चुकी थी, जा चुकी थी। लेकिन सारा कुछ यूजलेस था, क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल में आ गई थी। अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। पेल फेस यानी कि पीले फेस वाली या कमज़ोर, वीकनेस के साथ एक ऐसी वुमन जो है जिसके सफ़ेद बाल थे, वो हमारे पास आती है। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम। अब हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, लड़कियों की लाइन में, जो कि डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। अब ये लड़कियां जो थी, इन्होंने, इंडियन गर्ल्स थी ये, इन्होंने स्टिफ शूज़ यानी कि नैरो, काफ़ी टाइट शूज़ पहन रखे थे, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और इनकी ड्रेसेस जो थी इनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही थी। द स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। अब ये जो छोटी छोटी लड़कियां थी, ये जो लड़कियां थी स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे इन्होंने, यानी कि इनके जो एप्रन, एक बड़ी सी हम ओवरकोट कह सकते हैं एक तरह से, जो पूरी तरह से स्लीव था इनका, यानी कि स्लीवलेस नहीं था। तो इन गर्ल्स ने एप्रन्स पहने हुए थे, और इनके बाल जो थे वो शिंगल्ड थे, यानी कि पीछे से पूरी तरह से कटे हुए थे। एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। अब ये बता रही हैं कि जैसे मैं बिना आवाज़ किए अपने सॉफ्ट से मोकेजन्स पहने हुए, मोकेजन्स सॉफ्ट स्लीपर्स को कहा जाता है, सॉफ्ट शूज़ या स्लीपर्स, तो ये सॉफ्ट स्लीपर्स पहने हुए थे इन्होंने। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सिंक हो रही हैं फ्लोर में, यानी कि ये प्रॉपरली डिसअपॉइंटेड हो गई थी उस टाइम पर। क्यों हुई थी डिसअपॉइंट? फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि इनके शोल्डर्स से इनका जो इन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था वो इनका खींचा जा चुका था, स्ट्रिप किया जा चुका था। I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. अब ये पूरी तरह से हार्शली जो है इंडियन गर्ल्स को देख रही थी जो वहाँ पर थी, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी टाइट सी फिट की हुई क्लॉथ्स पहने हुए थे, ड्रेसेस पहनी हुई थी, जो उन पर बिल्कुल भी जच नहीं रही थी, बजाय इसके जैसे कि ज़िदकला शाह ने पहने हुए थे। यानी कि ज़िदकला शाह यहाँ पर बता रही हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे कपड़े पहन रखे थे बजाय कि इन बाकी इंडियन गर्ल्स के। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज़ एंटर्ड एट द अपोजिट डोर। और जैसे ही हम डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ की लाइन से लड़कों की लाइन आ गई। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव हु कम इन आवर पार्टी। और मैंने वहाँ पर कुछ 3 लड़कों को देखा जो काफ़ी बहादुर थे, जो मेरी ही पार्टी के लग रहे थे, यानी कि मेरी ही तरह वो भी नए लग रहे थे। आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज कम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। अब यहाँ पर ज़िदकला साहब बताती हैं कि मैंने उन्हें स्पाई किया, यानी कि मैंने उन्हें डिटेक्ट किया, यानी कि उन पर पूरी नज़र रखी, और वो कहाँ खड़े थे? रियर रैंक्स में, पीछे की लाइनों में खड़े थे, और वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जितना कि मैं फील कर रही थी। A small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table. अब एक छोटी सी घंटी बजती है, और जितने भी वहाँ पर बच्चे खड़े थे उन सब ने टेबल के नीचे से चेयर को खींच लिया। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. अब ज़िदकला शाह कहती हैं कि जैसे ही बेल बजी मेरे को तो लगा सारे कुर्सियाँ खींचने तो बैठेंगे, तो मैंने ऐसा सोचा कि सभी बैठेंगे, तो मैंने भी अपने वाली चेयर खींची और एक साइड से उस पर बैठ गई। But when I turned my head, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. लेकिन ज़िदकला शाह कहती हैं कि जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर किया और साइडों में देखा, तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पर अकेली ही थी जो वहाँ पर बैठी थी, बाकी सभी के सभी जो हैं टेबल के साइड में खड़े ही थे अभी। Just as I began to rise, looked shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. और जैसे ही ज़िदकला साहब बताती हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से शाइली पूरी शर्म के साथ वहाँ से खड़ी होने लगी और समझने लगी कि चेयर्स को किस तरह से यूज़ करना है, तभी एक दूसरी बेल बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन। तभी सभी के सभी लोग जो हैं दूसरी बेल बजने के बाद बैठ जाते हैं,
और मैं जो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी, मुझे वापस से रेंग कर अपनी चेयर पर बैठना पड़ा, यानी कि क्रॉल बैक करना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल। अब जिद कलासा कहती हैं कि तभी मैंने उस हॉल में दूसरी तरफ से, दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और मैं उसे देखने के लिए इधर उधर देखने लगी। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। लेकिन तब मैंने देखा कि बाकी जितने भी वहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे अपनी प्लेट्स के ऊपर अपना सर झुकाए हुए बैठे थे। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कोट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी। और जज कलासा कहती हैं कि फिर मैं उस जो टेबल्स की लाइन लग रखी थी वहाँ से देखती हूँ दूसरे किनारे पर, तो मैं देखती हूँ कि एक पेल फेस वुमेन, यानी कि एक वीक वुमेन या फिर पीले फेस वाली या वाइट फेस वाली वुमेन जो है वो मुझी पर अपनी नज़रें जो है गड़ाए हुए थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, और तभी मैं अपनी आंखें जो है नीचे कर लेती हूँ। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन। और फिर मैं ये सोचने लगी कि ये जो पेल फेस वुमेन है, अजीब सी औरत है, ये मुझे इतना ईगरली क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, और तभी जो आदमी बोल रहा था उसने अपनी मटरिंग्स, अपना बोलना बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और तभी एक तीसरी बेल बजती है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, इनके मीनिंग देख लेते हैं। बिटर कोल्ड यानी कि अनप्लीजेंट और नॉट एक्साइटिंग, एंड कोल्ड यानी कि ठंडा और असुहावना दिन। फिर है बेयर, बेयर मीन्स नेकेड या एम्प्टी, खाली। फिर एक वर्ड है मेटेलिक यानी कि रिंगिंग साउंड, मेटल के बजने का, रिंग का साउंड। फिर है क्रैशिंग, क्रैशिंग मीन्स क्रैकिंग साउंड, किसी चीज़ के बजने का साउंड। बेल्फ्रे, टावर फॉर अ बेल, एक ऐसा टावर जिसमें बेल लगी होती है, पर्टिकुलरली चर्च में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, चर्च के लिए। फिर है क्लैटर, क्लैटर मीन्स लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। फिर है अंडर करंट यानी कि इनविजिबल फ्लो, यानी कि बोलने की आवाज़ आ रही है, अब वो आवाज़ कौन कौन बोल रहा है उसका उन्हें नहीं पता था, इसीलिए वर्ड यूज़ किया अंडर करंट। फिर है बेडलाम यानी कि मेंटल एजलम, पागल खाना जिसे कहते हैं हम। फिर है टोर यानी कि ब्रोक, यानी कि इनकी जो स्पिरिट थी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। पेल, पेल यानी कि लाइट येलो और वाइट कलर ड्यू टू वीकनेस, यानी कि कमजोरी की वजह से येलो फेस हो जाना या वाइट फेस हो जाना। फिर है स्टिफ, स्टिफ मीन्स टाइट या नैरो, ये शूज़ के लिए यूज़ हुआ था। और फिर है क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मीन्स होल्डिंग टाइटली, यानी कि टाइटली किसी चीज़ का पकड़े होना। ये ड्रेसेस के लिए यूज़ हुआ था कि उनकी ड्रेसेस जो थी उनकी बॉडी को काफ़ी टाइटली पकड़े हुए थी। एप्रन्स यानी कि ओवरकोट्स, एप्रन आज के टाइम में किचन में भी यूज़ किया जाता है, वो एप्रन अलग है, यहाँ पर जो एप्रन यूज़ हुआ है वो ओवरकोट के लिए हुआ है। फिर है शिंगल्ड, शिंगल्ड मीन्स हेयर कट फ्रॉम द बैक, यानी कि पीछे की तरफ से जब बाल काटे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिंगल्ड हेयर। फिर है मोकेजेंस, मोकेजेंस मीन्स शूज़ और सॉफ्ट स्लीपर्स, यानी कि चप्पलें या शूज़ जो कि काफ़ी सॉफ्ट हों। फिर है सिंकिंग यानी कि बरेड, गड़ जाना, और यहाँ पर सिंकिंग टू द फ्लोर है यानी कि एंटायरली डिसअपॉइंटमेंट। फिर है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मीन्स टुक ऑफ, यानी कि उतारा जाना। फिर है इमोडेस्टली यानी कि शेमलेसली, काफ़ी शर्मसार होते हुए। और फिर है स्पाई करना यानी कि डिटेक्ट करना किसी चीज़ को। और फिर है रियर, रियर मीन्स बैक, और रैंक मीन्स लाइन, रैंक यहाँ पर लाइन के लिए यूज़ किया गया है। और उसके बाद एक वर्ड है कीनली, कीनली मीन्स ईगरली और विद अ ग्रेट इंटरेस्ट। और फिर है सीज करना यानी कि एंड कर देना किसी चीज़ को, और यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ था मटरिंग्स के लिए, यानी कि वो जो आदमी बोल रहा था उसने अपना बोलना बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरी वन पिकड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगन ईटिंग। अब जितकला कहती हैं कि सभी ने उस टाइम पर अपना नाइफ, अपना चक्कू और अपना फोक यानी कि जो कांटा था उसे उठाया और खाना शुरू कर दिया। आई बिगन क्राइंग इंस्टीड, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। और इन्होंने रोना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब मैं और कोई भी रिस्क लेने के हाल में नहीं हूँ और कोई भी वेंचर करने के हाल में नहीं हूँ। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। इज़्ज़त कला शाह कहती हैं कि लेकिन ये जो खाने वाली चीज़ थी यही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था उस दिन के लिए, मेरे लिए, उस पहले दिन के लिए। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग।
लेकिन उसी सुबह को थोड़ी देर बाद उनकी फ्रेंड थी एक जो वहाँ पर बनी थी, जिनका नाम था जोडविन। उन्होंने जितकला सा को एक टेरिबल सी वार्निंग दी, और वो वार्निंग क्या थी? Zudwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting her long heavy hair. अब Zudwin जो थी उन्हें थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, और उन्होंने उस पेल फेस लेडी को, उस पेल फेस वुमेन को ये कहते हुए सुन लिया था कि उनके जो लंबे से बड़े से हैवी बाल हैं उन्हें आज काटा जाएगा। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. अब जितकला सा कहती है कि हमारी माँओं ने तो हमें ये सिखाया था कि ये जो अनस्किल्ड यानी कि जिनमें कोई कला वगैरह स्किल वगैरह नहीं होती है, जो अनट्रेंड होते हैं वॉरियर्स, या फिर जो ऐसे वॉरियर्स जो एनिमीज़ द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें एनिमी जो है उनके बाल काट देते हैं। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। अब जितकला सा कह रही हैं कि हमारे लोगों में क्या होता है कि जो या तो मॉर्नर्स होते हैं यानी कि जिसके घर में किसी की डेथ हो जाती है उसके बाल काटे जाते हैं, छोटे किए जाते हैं, या फिर जो कावर्ड्स होते हैं, जो कायर होते हैं, उनके बाल काटे जाते हैं। यानी कि जितकला सा यहाँ पर बता रही थी कि मैं इन बाल कटवाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. अब जितकला सा कहती हैं कि हम दोनों कुछ देर तक अपना फेट, अपना भाग्य जो है वो डिस्कस करते हैं, और फिर जुडविन जब कहती है कि वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमें सबमिट करना पड़ेगा यानी कि सरेंडर करना पड़ेगा। आई रेबेल्ड, मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ, रेबल करती हूँ इस चीज़ के लिए। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसवर्ड। अब जितकला सा कहती हैं, जवाब देती हैं कि मैं सबमिट नहीं करूँगी, यानी कि मैं इन चीज़ों के लिए सबमिट नहीं करूँगी, इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से सरेंडर नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले इस चीज़ के लिए विरोध करूँगी, इसका स्ट्रगल करूँगी इसके लिए। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। अब जितकला सा कहती हैं कि जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने देखा कि कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा, तो मैं वहाँ से गायब हो गई, डिसअपीयर्ड हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़, माई मोकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़। अब जितकला सा कहती हैं कि मैं स्टेयर्स से, पेड़ियों से होते हुए, क्रैप्ट करते हुए यानी कि रेंगते हुए ऊपर की तरफ जाती हूँ अपने स्क्वीकिंग शूज़ में। स्क्वीकिंग यानी कि जो नए शूज़ की काफ़ी आवाज़ होती है उनमें, क्योंकि इनके जो मोकेजन्स थे, सॉफ्ट स्लीपर्स थे, वो किसी के शूज़ के साथ एक्सचेंज हो गए थे। अलॉन्ग द होल आई पास्ड विदाउट नोइंग व्हीदर आई वॉज गोइंग, और जिस होल से वो गुजरी फिर निकली यानी कि वहाँ से इन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ पर जा रही हैं। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट। अब वो कहती हैं कि वहाँ पर एक दरवाज़ा था जिसे मैंने खोला, वो काफ़ी बड़ा रूम था और उसमें 3 वाइट बेड लगे हुए थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स विच मेड द रूम वेरी डिम। अब ये कहती हैं कि जो विंडो थी वहाँ पर, उस पर डार्क कलर के, ग्रीन कलर के कर्टन पर्दे लगे हुए थे जो कि रूम को काफ़ी डार्कनेस दे रहे थे, यानी कि उसकी लाइट को डिम कर रहे थे। Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. अब जितकला सा कहती हैं कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस रूम में उस टाइम कोई नहीं था, और तभी मैंने गेट से बिल्कुल अपोजिट साइड दूसरे कॉर्नर में अपने स्टेप्स जो है बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी कि उस तरफ मैं जाने लगी। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड। अब मैं अपने हाथों और घुटनों के सहारे से रेंगते हुए बेड के नीचे गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और एक अंधेरे भरे कॉर्नर के अंदर मैं अपने आप को इकट्ठा करके, हडल करके वहाँ पर बैठ गई। From my hiding place I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. अब जितकला सा कहती हैं कि मैं वहाँ पर उस प्लेस पर छुपी हुई थी जहाँ पर, वहाँ से मैं बाहर पीयर करती हूँ यानी कि झांकती हूँ धीरे से, शडरिंग करते हुए यानी कि कांपते हुए। अब ये कांपती क्यों थी बार बार? क्योंकि जैसे ही वो हल्की सी आवाज़ सुनती थी फुटस्टेप्स की, जो कि नियर बाय नियर उनके पास आने की होती थी, उस वजह से, उस डर से वो कांपने लग जाती थी। Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me. अब जितकला सा कहती हैं कि
उस हॉल के अंदर बार बार मेरी आवाज़ जो है पुकारी जा रही थी मेरे नाम की, और मुझे पता है कि जुडविन भी उस टाइम मुझे ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन किसी भी हाल में मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। अब यहाँ पर इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देखते हैं। एक वर्ड है वेंचर, वेंचर यानी कि रिस्क लेना। फिर एक वर्ड है ओवरहर्ड यानी कि हर्ड बाय एक्सीडेंट, गलती से सुन लेना। फिर एक वर्ड है अनस्किल्ड यानी कि अनट्रेंड। फिर है कैप्चर्ड यानी कि कॉट यानी कि पकड़े जाना। फिर है सबमिट, यहाँ पर सबमिट का मीनिंग है सरेंडर करना या ओबे करना, किसी की बात को मानना सरेंडर करते हुए। फिर है रेबल यानी कि रिवोल्ट करना, किसी चीज़ का विरोध करना। फिर है स्क्वीकिंग शूज़, द साउंड ऑफ न्यू शूज़, नए शूज़ होते हैं जब हम चलते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है, तो उस चीज़ की आवाज़। वीदर, वीदर यानी कि वेयर यानी कि वो कहाँ जा रही थी उसे नहीं पता था। फिर एक वर्ड है शडरिंग, शडरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग यानी कि कांपते हुए। नाउ देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकम एक्साइटेड, और तभी इन्होंने आवाज़ करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जो चलने की स्टेप्स की आवाज़ थी वो काफ़ी इन्हें नज़दीक से आने लगी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, वो जो काफ़ी आवाज़ थी वो तेज़ होती गई धीरे धीरे। इन्हें ऐसा लगा इनके पास से ही आवाज़ आ रही है। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, और तभी कुछ औरतें और लड़कियां जो हैं उस रूम में आ जाती हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजर डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। अब ये कहती हैं कि मैंने उस टाइम तो अपनी सांस ही रोक ली थी एकदम से और उन्हें देखने लगी। तो वो क्या कर रही थी कि जो क्लोजेट्स थी, जो अलमारियाँ थी, उनके जो डोर्स थे बार बार वो खोल कर देख रही थी जितनी भी वहाँ पर थी, और जो बड़े बड़े वहाँ पर ट्रंक्स पड़े थे उनमें झांक कर देख रही थी, उनके पीछे झांक कर देख रही थी। समवन थ्रू अप द कर्टन्स एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और तभी किसी ने वहाँ से जो पर्दे थे वो हटा दिए और अचानक से पूरे कमरे में लाइट भर गई। वट कोज्ड दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो। अब वो कहती हैं कि किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया, ये मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या सूझी कि वो बेड के नीचे झुकती हैं और देखती हैं। और एंड आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइल्डली। अब ये कहती हैं कि मुझे बस इतना ध्यान है कि मुझे खींच कर जो है वहाँ से बाहर ले जाया जा रहा था, हालांकि मैं इस चीज़ के लिए रेजिस्ट करती रही, यानी कि इसका अपोज करती रही, इसका विरोध करती रही, अपने उन्हें बार बार टांगे मारते हुए या पूरी तरह से वाइल्डली उन्हें स्क्रैच करते हुए, उन्हें नाखून मारते हुए। In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. और फिर मुझे क्या किया गया, नीचे ले जाया गया सीढ़ियों से और एक चेयर के साथ जो है बांध दिया गया। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. अब वो कहती हैं कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, अपना सिर बार बार यूँ घुमा रही थी, और जब तक मुझे फील नहीं हुआ कि जो सीजर्स हैं उसका जो एक ब्लेड है, ठंडा सा ब्लेड जो है वो मेरी गर्दन पर जैसे ही पड़ा, मैंने अपना सिर जो है वो मैंने जब अपना जो सिर है वो हिलाना फिर बंद कर दिया, और तब मुझे आवाज़ आती है नो ऑफ की, यानी कि कट ऑफ की, यानी कि मेरे एक चोटी है वो काटे जाने की आवाज़ आती है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तभी मैं एकदम से अपने होश खो बैठती हूँ। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। अब ये कहती हैं कि जिस दिन से मैं अपनी माँ से बिछड़ कर यहाँ पर आई हूँ मैंने काफ़ी इंडिग्निटीज़, काफ़ी इंसल्ट्स जो है वो सही हैं। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, तब वहाँ पर जो लोग थे वो मुझे घूरने लग गए। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और जैसे एक लकड़ी की कठपुतली को अपनी मर्जी से चलाया जाता है, मुझे भी वैसे ही हवा में बार बार उछाला जा रहा था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और जैसे कायरों के बाल काट दिए जाते हैं वैसे ही अब मेरे बाल भी काट दिए गए थे। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। अब ये कहती हैं कि मैं अपने एंग्विश में, अपने काफ़ी गहरे पेन में अपनी माँ के लिए कराती रही, लेकिन वहाँ पर मुझे कंफर्ट करने के लिए, कंसोल करने के लिए कोई भी नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, और वहाँ पर मुझे कन्विंस करने के लिए मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा रहा। एज माई ओन मदर यूज टू डू, क्योंकि जैसे जब मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था।
फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एक हर्डर, एक गडरिया अपने जानवरों को अपनी मर्जी से चलाता है, लेकर जाता है, मुझे भी अब वैसा ही ट्रीट किया जा रहा हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म हुआ। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और राइटर हैं इनकी बामा। तमिल राइटर हैं ये, दलित राइटर हैं। सो ये अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीकिंग ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये कहती हैं कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, मैंने हालांकि लोगों को इसके बारे में, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में ओपनली बात करते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़। लेकिन मैं इसे देख भी चुकी थी कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, इसे फील कर चुकी थी, एक्सपीरियंस किया था मैंने, और बार बार हमें जब ह्यूमिलेट किया जाता था, इसको लेकर इंसल्ट किया जाता था, तो वो चीज़ भी मैंने फील की है, देखी है। I was walking home from school one day and old bag hanging from my shoulder। अब ये बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैं स्कूल से जो है घर आ रही थी, एक पुराना सा बैग जो है मेरे कंधों पर टंगा हुआ था। एक इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। अब ये जो रास्ता था स्कूल से मेरे घर का, ये लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही था चलने पर भी, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन मुझे कम से कम भी अपने घर पर पहुंचने में 30 मिनट लग जाते थे। अब ये 30 मिनट इन्हें क्यों लगते थे? इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू dawdle along watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar। अब ये बताती हैं कि इन्हें इतना टाइम क्यों लगता था, आधे घंटे से लगभग 1 घंटा भी लग जाता था, क्योंकि ये डॉडल करती थी, आवारागर्दी करने लग जाती थी वहाँ पर। आवारागर्दी कैसे, मतलब वहाँ पर जितने भी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं जो वहाँ पर चल रहे होते थे, या फिर जो एंटरटेनिंग नोवेलिटीज़ हैं यानी कि जो नई चीज़ें आई हैं, या ऑडिटीज़ हैं यानी कि जो यूनिक थिंग्स हैं, उस स्ट्रीट में जो लगी होती थी एंटरटेन के लिए, या शॉप्स थी या बाज़ार था पूरा, उस वजह से उन्हें डॉडल करते हुए टाइम लग जाता था। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day, the rupee note that were pinned on his shirt onto his shirt to spur him on। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जैसे एक परफॉर्मिंग मंकी यानी कि एक बंदर जो मदारी का खेल दिखा रहा है। द स्नेक, एक वहाँ पर स्नेक जो कि स्नेक चार्मर पकड़े हुआ है उस स्नेक को, यानी कि एक सपेरा जो कि अपने स्नेक को जो है बार बार उस बॉक्स से निकाल कर दिखाता है टाइम टू टाइम। एक साइकिलिस्ट जो लगातार 3 दिन से अपनी बाइक जो है, अपनी साइकिल जो है पैडल कर रहा है, और जितनी वो मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत करता है फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे यानी कि दिन की शुरुआत से ही। और उसके जो शर्ट है उस पर रुपीज़ का नोट जो है, रुपी के नोट जो है यानी कि पैसे जो हैं बंधे हुए हैं, ताकि वो स्पर हिम ऑन यानी कि उसे एनकरेज करने के लिए वो बंधे हुए हैं ताकि वो रेगुलरली पैडल करता रहे। द स्पिनिंग व्हील्स, वहाँ पर जो झूले लग रखे हैं। द मरियता टेम्पल, वहाँ पर जो मरियता टेम्पल है उसके बारे में बताती हैं ये। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और उस मरियता टेम्पल के बाहर जो बड़ी सी घंटी लग रखी है उसके बारे में। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और जो टेम्पल है, मंदिर है, उसके बाहर जो है पोंगल का जो ऑफरिंग है, जो फूड जो है वो बनाया जा रहा है। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, वहाँ पर एक गांधी जी का स्टैचू है जिसके पास जो एक स्टॉल लग रखी है ड्राई फिश की। द स्वीट स्टॉल, वहाँ पर मिठाइयों की दुकान है। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, वहाँ पर एक स्टॉल है जिस पर फ्राई किए हुए स्नैक्स बिक रहे हैं। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और साथ ही साथ वहाँ पर और भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो एक दूसरे के पास लगी हुई हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है वो भी दिखा रही है कि बार बार ब्लू से वो वॉयलेट हो रही है, किस तरह से बार बार एंटरटेन करने के लिए उसके कलर चेंज हो रहे हैं। द नरीकुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेम्योर इन केजेस, और वहाँ पर
नरी कुर्बन जो कि एक रेस एक जाति होती है, उनके लोग हैं। वहाँ पर उनके हंटर जिप्सी जो हैं, उनके शिकारी जो हैं, अपने वाइल्ड से लेम्योर्स को यानी कि अपने वाइल्ड से लंगूरों को केजेस में लिए हुए हैं। सेलिंग नीडल्स, वहाँ पर सुइयाँ बेची जा रही हैं। क्ले बीड्स, मिट्टी के मनके बनाए हुए जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कानों को साफ करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पर बेचे जा रहे हैं। ओ आई कुड गो एंड ऑन, और वो कहती हैं कि मैं फिर चलती ही रहती हूँ, ये सारी चीज़ें देखती ही रहती हूँ। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ टू गो एनी फर्दर। और वो कहती हैं कि हर एक चीज़ जैसे ही मैं देखती हूँ तो हर एक चीज़ मुझे वहाँ पर रोक लेती है और मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये पैराग्राफ पूरा हुआ है। अब पिछले पेज के जो मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है स्टूप। स्टूप मीन्स बेंड डाउन, झुकना। और उसके बाद एक वर्ड है ड्रैग्ड आउट। ड्रैग्ड आउट मीन्स पुल्ड आउट बाय फोर्स, ज़बरदस्ती किसी को खींचना। रेजिस्टेड यानी कि अपोज करना, किसी चीज़ का विरोध करना। फिर एक वर्ड है नो ऑफ यानी कि कट ऑफ, काटे जाना। फिर है इंडिग्निटीज़ यानी कि ह्यूमिलेशंस या इंसल्ट। फिर है टोज। टोज मीन्स थ्रोन इन द एयर, हवा में उछाले जाना। और फिर एक वर्ड है एंग्विश। एंग्विश मीन्स डीप पेन, काफ़ी गहरे तरीके से पेन होना। फिर है मोन्ड यानी कि क्राइड इन पेन, कराना कहते हैं जिसे। और फिर है कंफर्ट करना, कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना। और फिर है रीजन। रीजन मीन्स कन्विंस करने के लिए, इन्हें कोई भी नहीं आया था इनके साथ। फिर सेकंड पार्ट के मीनिंग्स हैं अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत हम कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ नॉट टचिंग द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के लोगों को जब टच नहीं किया जाता उसे छुआछूत कहा जाता है। गलत है वैसे तो ये। फिर है ह्यूमिलेटेड यानी कि फेल्ट इंसल्टेड, इंसल्टेड फील करना। फिर है डॉडल। डॉडल मीन्स वॉन्डर एमलेसली यानी कि आवारागर्दी करना, हमें पता ही नहीं कि हमारा एम क्या है, उसके बिना ही चलते रहना बस। फिर है नोवेलिटीज़ यानी कि न्यू थिंग्स। और उसके बाद है ऑडिटीज़ यानी कि स्ट्रेंज थिंग्स, यूनिक थिंग्स। फिर एक वर्ड, एक फ्रेज है ब्रेक ऑफ डे व्हेन द डे स्टार्ट्स यानी कि दिन की शुरुआत से ही। चलिए अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद मीनिंग देखेंगे। सो एट टाइम्स people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics। अब वहाँ पर वो कहती हैं कि वहाँ पर लोग भी थे काफ़ी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके लोग थे, वो भी वहाँ पर आते रहते थे, अपना स्टेज लगाते थे और अपने माइक के थ्रू हमें हैरेंग्यू परफॉर्म करते थे, यानी कि अपनी बोरिंग सी स्पीच जो है वो परफॉर्म करते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक सड़क पर चलने वाला प्ले लग रहा होता था, और अ पपेट शो या फिर कठपुतली का खेल हो रहा होता था वहाँ पर। और नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर वहाँ पर एक नो मैजिक और नो मिरेकल वाली परफॉर्मेंस होती थी, स्टंट होता था पर्टिकुलरली वो। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगातार दिन के समय होती रहती थी, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन वहाँ पर एंटरटेनमेंट रुकता नहीं था, लगातार चलता ही रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड pouring इट्स कंटेंट इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। अब वहाँ पर बताते हैं कि अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ कॉफ़ी क्लब्स यानी कि कॉफ़ी की शॉप्स भी थी बाज़ार में। वहाँ पर जो वेटर था वो कॉफ़ी को ठंडा कर रहा होता था काफ़ी अलग तरीके से, यानी कि एक टम्बलर में, यानी कि एक बड़े से जग में या एक ग्लास में जो कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है, उसे एक साइड से हवा में उछालता था और दूसरी साइड के टम्बलर में काफ़ी ऊंचाई से उसमें जो भी कंटेंट यानी कि कॉफ़ी जो लिक्विड था उसे डालता था, यानी कि करतब दिखाते हुए वो कॉफ़ी डालता था। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियंस, देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। या फिर वहाँ पर कुछ लोग जो है दुकानों के बाहर बैठे होते थे, वो अनियन यानी कि प्याज काट रहे होते थे और अपनी आंखें जो है दूसरी तरफ घुमा कर रखते थे ताकि उन्हें हर्ट ना हो। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। या वो कहते हैं कि वहाँ पर एक आलमंड का ट्री था, यानी कि वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था आलमंड का भी, उसमें वो कहते हैं कि वहाँ पर चीज़ें थी, वहाँ पर मतलब बार बार जब वो बादाम हवा की वजह से गिर जाते थे
तो उसे वो देखती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेथर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। अब ये कहती हैं कि यही सारी चीज़ें जो थी वो देख कर मैं बार बार रुक जाती थी, मेरी टांगें वहाँ पर फिक्स हो जाती थी और मुझे घर ना जाने पर मजबूर कर देती थी। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, ककम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गवावाज एंड जैक फ्रूट। और फिर वो कहती हैं कि सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि मैंगो था वहाँ पर, ककम्बर था यानी कि खीरा या ककड़ी, शुगर केन यानी कि गन्ना था वहाँ पर, स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसे कहते हैं, पाम शूट्स यानी कि वहाँ पर ताड़ के बीज व अंकुर वगैरह थे, ताड़ एक पेड़ होता है, पाम ट्री जिसे कहते हैं, ग्रैम यानी कि वहाँ पर चने वगैरह थे, पाम सिरप यानी कि वहाँ पर ताड़ का जो सिरप या शेक वगैरह शरबत जो था वो बेचा जाता था, या फिर पाम का फ्रूट जो है वो बेचा जाता था, गवावाज थे यानी कि वहाँ पर काफ़ी अमरूद भी थे, एंड जैक फ्रूट यानी कि कटहल का फ्रूट भी वहाँ पर सीज़न के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बिकती हुई दिखती थी वहाँ पर उन्हें। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। अब वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर डेली लोगों को काफ़ी स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और काफ़ी टेस्टी से, सेवरी यानी कि टेस्टी से फ्राई किए हुए स्नैक्स बेचते हुए, पायजम्स यानी कि खीर बेचते हुए, हलवा, बॉयल्ड टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के जो बॉयल किए हुए बीज थे वो बेचे हुए बिकते हुए दिखते थे मुझे, एंड आइज्ड लोलीज यानी कि जो बर्फ़ के गोले थे वो भी बिकते हुए दिखते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। अब ये कहती हैं कि ये सारी चीज़ें देखते हुए एक दिन की बात है, जब मैं अपनी गली में आई तो मैंने देखा और साथ ही तभी मेरा शोल्डर जो है उस पर मेरा बैग जो है वो लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। अब यहाँ पर ये बताती हैं कि उस दिन मैंने देखा कि दूसरी तरफ जहाँ पर मैं खड़ी थी उसकी दूसरी तरफ एक थ्रेशिंग फ्लोर यानी कि धान या फिर अनाज जो है उसे अलग करने की जो मशीन है, उसे निकालने की जो मशीन है वो वहाँ पर लग रखी थी, और लैंडलॉर्ड जो है, ज़मींदार जो है, ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी एक्टिविटीज़ देख रहा था। और वो किस पर बैठा था? एक स्टोन का लेज था जिस पर उसने सैकिंग यानी कि ये जो बोरियां है वहाँ पर बिखरी पड़ी थी उनके ऊपर जो है ये बैठा था। और पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो। अब ये कहते हैं कि हमारे लोग जो है वहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वो जो कैटल्स थी वहाँ पर उन्हें पेयर्स में ग्रुप बना कर ले जा रहे थे, राउंड एंड राउंड ले जा रहे थे, ताकि ये जो ग्रेन है इन्हें वो ट्रेड आउट कर सकें, कुचल कर अलग कर सकें स्ट्रॉ से, यानी कि जो धान है या भूसा है, सूखी घास है, उससे अलग कर सकें। नाउ द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। अब ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके जो मुंह है उन्हें आगे से बांध दिया जाता था उन पर कोई चीज़, ताकि ये जो धान है वो चीज़ खा ना सकें ये। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। और ये बामा जो हैं वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर बैठी हुई खड़े हुए ये सारी चीज़ें देख रही थी और मुझे काफ़ी फ़न लग रहा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इस पर कुछ वर्ड्स हैं इस पेज पर, उन्हें देखते हैं। स्पर ऑन। स्पर ऑन मीन्स टू गिव इंसेंटिव या एनकरेज, यानी किसी चीज़ को एनकरेज करना। डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि दिखाना, शो करना। फिर है बीड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास जैसे कि मनके कहते हैं, और यहाँ पर क्ले बीड्स हैं यानी कि मिट्टी के मनके। फिर है पुल करना यानी कि यहाँ पर वैसे पुल का मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ पर है रुकना, स्टॉप। फिर है हैरेंग। हैरेंग मीन्स मेड अ लाउड स्पीच और बोरिंग स्पीच, कोई बोरिंग स्पीच देना किसी को। और फिर है टम्बलर यानी कि ये एक ग्लास के लिए, एक जग के लिए यूज़ किया जाता है जिसका जो बॉटम पार्ट होता है यानी कि नीचे का हिस्सा होता है, तला होता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। यहाँ पर एक वर्ड है फिर स्मार्ट। स्मार्ट का यहाँ पर मीनिंग है हर्ट। ये अनियंस के लिए आया है कि अनियन की वजह से उन्हें हर्ट ना हो। फिर है ब्लोन डाउन यानी कि थ्रोन डाउन बाय द विंड, जो वहाँ पर बादाम थी, आलमंड थी, वो गिरते थे हवा की वजह से, उसके लिए आया है। फिर है टैथर। टैथर मीन्स टाई या फिक्स, यानी कि उनके जो पाम है वो टैथर हो जाते थे, रुक जाते थे वहाँ पर, फिक्स हो जाते थे। फिर है सैवरी। सैवरी यानी कि टेस्टी या डिलीशियस। और फिर है आइज लोलीज। लोलीज का मीनिंग होता है लॉलीपॉप्स, आइज लोली यानी कि बर्फ़ के गोले। फिर है ट्रेड आउट। ट्रेड आउट मीन्स टुक आउट ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो बाय क्रशिंग, यानी कि जो धान है या अनाज है उसे कुचलते हुए अलग करना।
फिर एक वर्ड है स्ट्रॉ यानी कि है या ड्राई ग्रास, सूखी घास या भूसा जिसे कहते हैं। फिर है मजल्ड यानी कि क्लोज द माउथ, यानी कि जो एनिमल्स थे उनके मुंह जो है वो बंद किए जाते थे। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। और फिर यहाँ पर बामा कहती हैं कि तभी हमारी गली के एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो बाज़ार की तरफ से आ रहे थे। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। डबल अप मीन्स लाफ लाउडली। अब वो कहती हैं कि जिस तरह से वो बाज़ार से चलते हुए आ रहे थे वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। अब ये कहती हैं कि जिस तरह से उन्होंने, उस आदमी ने इस पैकेट को पकड़ा हुआ था वो देखकर मुझे खुशी से चिल्लाने का मन कर रहा था। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पैकेट है, एक दिखाया हुआ है, एक बूढ़े आदमी ने इसे पकड़ा हुआ है। इसे रस्सी के सहारे पकड़ा हुआ है, इसकी स्ट्रिंग के सहारे, इसके धागे के सहारे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल अपनी उंगली और अपने अंगूठे के सहारे, ताकि वो उस सामान को टच ना हो। तो ये यहाँ पर दिखाता है अनटचेबिलिटी को। I guessed that there was something like vadi or green banana bhaji in that packet because the wrapping paper was stained with oil। अब ये कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया, गैस किया कि या तो इसमें वड़ई होगी या हरे केले की जो है सब्जी या भाजी होगी पैकेट में, क्योंकि वो जो पैकेट था उस पर कुछ स्टेन थे, कुछ धब्बे लगे हुए थे ऑयल के, तो मैंने उस चीज़ से अनुमान लगाया। He came along holding out the packet by its string विदाउट टचिंग इट। अब बामा बताती हैं कि ये जो आदमी है इसने पैकेट को पकड़ रखा था उसके बिल्कुल ऊपर रस्सी के किनारे से, ताकि वो उस चीज़ को टच ना कर जाए उसका हाथ। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वडीज फॉल आउट। अब बामा कहती हैं कि मैं वहाँ पर खड़ी हुई ये देखकर ये सोच रही थी कि अगर ये पैकेट खुल गया और तो फिर इसमें से वड़ी वगैरह बाहर नहीं आ जाएगी ये सारी। सो द एल्डर वेंट स्टेप अप टू द लैंडलॉर्ड, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with the other hand। अब वो जो बूढ़ा आदमी है वो सीधा उस लैंडलॉर्ड, उस ज़मींदार के पास जाता है, उसे झुककर प्रणाम करता है और जो पैकेट जो है वो उससे आगे की तरफ बढ़ा देता है उस आदमी की तरफ, जैसे उसने पकड़ रखा था वैसे उसी कप की शेप में और उस रस्सी के सहारे उसने उस जो पैकेट है उसे पकड़ रखा था, वैसे कि वैसे वो लैंडलॉर्ड की तरफ उस पैकेट को बढ़ाता है। नाउ द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द वड़ीज। और तभी वो लैंडलॉर्ड जो है उस पार्सल को खोलता है और उसमें से वड़ीज निकालकर खाने लग जाता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। अब बामा कहती हैं कि ये सारा कुछ देख कर फिर मैं घर चली जाती हूँ अपने। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, और घर पर मेरा बड़ा भाई होता है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। और बामा कहती हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने भाई को काफ़ी फ़नी वे में कॉमिक डिटेल में बताई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। अब बामा कहती हैं कि मुझे सोचकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि एक इतना बड़ा आदमी जो इतना बुज़ुर्ग है वो किस तरह से एक पार्सल को इस तरह से कैरी करके ले जा रहा है, मुझे एक गेम लग रहा था। बट अनंत वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन जो इनका बड़ा भाई अनंत था वो इसको सुनकर काफ़ी बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बिल्कुल भी अम्यूज़ नहीं हुआ। अनंत टोल्ड मी द मैन wasn't being funny when he carried the package like that। अब आनंद जो हैं वो इसे बताते हैं कि वो आदमी बिल्कुल भी ये फ़नी नहीं था जब वो इस पैकेट को ले जा रहा था, इस पैकेज को लेकर जा रहा था। ही सैड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। अब आनंद जो है वो अपनी बहन बामा को बता रहे हैं कि सब लोग ये जो हैं सोचते हैं कि ये अपर कास्ट के हैं, इसीलिए उन्हें हमें टच नहीं करना है। इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड, और अगर वो ऐसा करेंगे, वो हमें टच करेंगे तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। और इसीलिए उस आदमी को इस पैकेज को जो है उस रस्सी से, उस स्ट्रिंग से पकड़ कर ले जाना पड़ा। तो ये पेज हो गया है। इसके जो मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। स्ट्रॉ यानी कि हे या फिर ड्राई ग्रास, फिर है मजल्ड यानी कि क्लोज द माउथ, और फिर है श्रीक यानी कि क्राई यानी कि चिल्लाना, फिर है अंडन का यहाँ मीनिंग है फॉल डाउन यानी कि गिर जाना खुलकर,
और फिर है polluted. Polluted मीन्स made impure. Now when I heard this I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. अब बामा कहती हैं कि जब मैंने ये सारा कुछ सुना तो मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे अब बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी और ये सुनकर काफ़ी दुख भी हो रहा था. How could they believe that it was disgusting if one of us held that packet in his hands, even though the vadai had been wrapped first in banana leaf and then parceled in paper. और वो कह रही हैं कि किस तरह से लोग इतने बेकार हो सकते हैं, इतने डिस्गस्टिंग हो सकते हैं कि हालांकि उस आदमी ने इस तरह से अपने उस पैकेट को हाथ में पकड़ रखा था, हालांकि वो जो वड़ई है वो पहले बनाना लीफ में डालेगी, फिर उस पेपर की पार्सल में डाली गई, बावजूद इसके उस आदमी को इस पैकेट को इस तरह लाना पड़ रहा है. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेज्ड वड़ईज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे. अब वो कहती हैं बामा कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं इतना प्रोवोक फील कर रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं उन रेज्ड वर्डीज़ को सीधा जाकर टच कर लूँ. रेज्ड का मीनिंग है यहाँ पर अनफॉर्चुनेट या मिजरेबल, और रेज्ड वर्डीज़ जो हैं इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि वर्डीज़ जो हैं वो कभी भी रेज्ड यानी कि मिजरेबल दुखी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए. Why should we have to fetch and carry for these people, I wondered. और बामा सोच रही हैं कि क्यों हमें इनके लिए सामान लाना पड़ता है और इन्हें लाकर देना पड़ता है. Such an important elders of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. अब बामा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था उस टाइम पर, और वो कह रही हैं कि हमारे इतने जो इम्पोर्टेंट जो बुज़ुर्ग हैं वो इनके लिए जाते हैं, इतना मीकली यानी कि इतना टिमिडली जाते हैं, इतना डर के साथ जाते हैं इन शॉप्स पर, इनके लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, फिर इन्हें हैंड ओवर करते हैं काफ़ी रेवरेंटली यानी कि काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ, काफ़ी झुक कर, और श्रिंकली यानी कि काफ़ी डर के साथ, और उस फेलो को ये दे रहे हैं जो सिर्फ वहाँ पर बैठा है और अपने मुंह में बस सारी चीज़ें स्टफ़ किए जा रहा है, ठूसे जा रहा है. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी. और इस चीज़ का जो थॉट था इस वजह से बामू को काफ़ी इन्फ्यूरिएट फील हुआ, काफ़ी गुस्सा आ गया. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ. और बामा कह रही हैं कि ये सिर्फ अपने बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं, लोग इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, डिड दे मीन दे जस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स. और फिर बामा कहती हैं कि क्या इन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स ही ख़त्म कर लेंगे अपने में से. बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो इंसान ही हैं. आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज. हमारे लोगों को इन जैसे लोगों के लिए इतने छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट. और बामा कहती हैं कि हमारे लोगों को तो क्या करना चाहिए, इनके खेतों में काम कर रहे हैं तो बस वहाँ करो, अपनी जो वेजेस है दिहाड़ी है वो लेकर घर आ जाओ बस. नाउ माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम बैक फॉर हॉलीडेज़. अब इनका बड़ा भाई जो है वो उसके बारे में फैक्ट बता रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आया हुआ था. ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स. और वो पास के ही गांव में जाते थे किताबें लेने के लिए लाइब्रेरी से. ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक. और एक दिन वो पास ही के सिंचाई के तालाब के पास से चलते हुए घर आ रहे थे. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम. और उन्हीं ज़मींदार का कोई एक आदमी जो है उनके पीछे पीछे आ रहा था. ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफैमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम. और तभी वो जो आदमी है वो पूछता है इससे कि अप्पा यानी कि भाई आप कौन हो, आपका क्या नाम है. अनन टोल्ड हिम हिज नेम. अब अनन जो है उसे अपना नाम बताते हैं. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थांबी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव.
और तभी फिर जैसे ही अनन अपना नाम बताते हैं उसी समय वो आदमी दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि थाम भी, अरे भाई तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। और वो कहते हैं मतलब अनन बताते हैं इसमें कि उस आदमी के पूछने का पॉइंट क्या था पर्टिकुलरली, कि अगर वो स्ट्रीट बता देगा तो पता लग जाएगा कि वो किस जाति का है, यानी कि उनकी जो कास्ट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीट्स डिवाइड हुई होंगी। अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। अब बामा कहते हैं कि अनन ने यानी कि मेरे भाई ने मुझे सारी चीज़ें बता दी थी। एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। अब अनन जो है वो बताते हैं कि शायद हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए इसीलिए ना हमें कोई आज तक ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, कोई महत्व, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, और हमें सब चीज़ों से स्ट्रिप ऑफ किया गया, सब चीज़ों से वंचित किया गया। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। लेकिन अगर हम पढ़ जाएं और प्रोग्रेस कर लें तो हम भी इन सभी इनडिग्निटीज़ से दूर हो जाएंगे, इन्हें अपने से दूर कर सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। इसीलिए अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, जितना पढ़ सकते हो तुम पढ़ो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। और अगर तुम अपनी पढ़ाई में, अपने लेसन्स में आगे रहोगे तो लोग खुद चलकर अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे और खुद को तुमसे जोड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, वर्क हार्ड करो, पढ़ो अच्छे से, लर्न करो चीज़ों को। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। और बामा बताती हैं कि उस दिन जो अनन ने मुझसे सारी बातें बोली उसका मुझ पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग। और इसीलिए मैंने अपनी जी जान लगाकर पूरा मन से पढ़ा, इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, जैसे एकदम पूरे पागलपन के साथ। एज अनन हैज़ अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। और जैसे कि अनन ने मुझे मोटिवेट किया था तो मैं इस वजह से अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड। और इसी वजह से काफ़ी लोग जो हैं मेरे दोस्त बन गए। तो ये जो हैं अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को बामा ने एक्सप्रेस किया है। और पिछला जो पार्ट था उसमें हमने जिद कला सा के बारे में भी पढ़ा है। तो चलिए अब इसमें जो मीनिंग है वो पढ़ते हैं। रेज्ड मीन अनफॉर्चुनेट या मिजरेबल। एंड मीकली मीन्स टिमिडली, यानी कि काफ़ी डर से, दब्बूपन के साथ। रेवरेंटली यानी कि विद रिस्पेक्ट। स्टफ्स दैम यानी कि ओवर ईट्स यानी कि ठूसना। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स मेड एंग्री एंड रेज्ड। फिर है स्क्रैप्ड मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। फिर है पैटी मीन्स स्मॉल। और एरेंट्स मीन्स स्मॉल जॉब्स और वर्क्स। फिर एक वर्ड है स्ट्रिप्ड ऑफ मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित कर देना किसी चीज़ से। फिर है ऑन अकॉर्ड यानी कि अपने आप, विलिंगली, ऑफ देयर ऑन। फिर है फ्रेंजी मीन्स मैडनेस, पूरे पागलपन के साथ। एंड फिर है अर्ज्ड मीन्स इम्पेल्ड और मोटिवेट। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा पूरा हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर नेक्स्ट चैप्टर की, या मतलब प्रीवियस जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।